अंगदान जीवन दान, और अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो सर्वोत्तम कल्याण। सवाल यह है कि अंगदान देश में कितनी जरूरत है, और अगर आपको एक आंकड़े का हवाला दें तो लगभग 5 लाख लोग अंग नहीं मिलने की वजह से मर जाते हैं, गुजर जाते हैं। और ऐसे कितने जानों को बचाया जा सकता है, उनको जीवन दान दिया जा सकता है, लेकिन इस बारे में कितने लोग सोचते हैं? जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं नीलेश मांडलेवाला। जी हाँ, ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इस बारे में 1997 में ही सोचा और उसको मूर्त रूप देना शुरू किया साल 2005 में। और इन्होंने इस कदर इस काम में अपना योगदान दिया कि अब भारत सरकार भी इन्हें ऑर्गन मैन ऑफ इंडिया से पुकारने लगी है। इनके परिचय बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको हम ये बता दें कि इनके कामों की वजह से भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री के लिए घोषित किया है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने इन्हें ऑर्गन मैन ऑफ इंडिया कहा है और इनके काम को देखते हुए पद्मश्री के लिए इनके नामों की घोषणा की है। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, देश में अंगदान की जरूरत क्यों है, इसको लेकर के भ्रांतियां क्या है, और जो लोग अंगदान करते हैं क्या वो फिट रह सकते हैं, क्या उनका परिवार ठीक रह सकता है, जो लोग अंग रिसीव करते हैं, डोनर और रेसिपिएंट्स, उनकी स्थिति बाद में कैसे रहती है, उसका भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो ये बहुत कुछ हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है नीलेश मांडलेवाला जो कि बेस्ड हैं गुजरात में, लेकिन पूरे देश की चिंता करते हैं। और इन्होंने लगभग 1500 लोगों को अंगदान करवाया है, फैसिलिटेट किया है। और आपको बता दें कि 1300 लोग बिल्कुल, लगभग 1300 लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो नीलेश मांडलेवाला जी, आप TV9 के स्टूडियो में आए, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने जो हमें ये मौका दिया हमारी बात रखने का लिए, उसी लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत में, क्योंकि अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो तकरीबन 5 लाख लोग हर साल मरते हैं। आपके दिमाग में ये बात कहां से आई कि अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी जानें हैं जो बच सकती हैं, उनको बचाया जाए? पंकज जी, 97 में मेरे पिताजी की किडनी खराब हो गई थी और हमने उनका मुंबई में इलाज करवाया था। और उस समय डॉक्टर ने किडनी में एक स्टेंट रखा था। 2004 में डॉक्टर ने हमें बताया कि जो स्टेंट नीलेश भाई हमने आपके पिताजी की किडनी में रखा है वो अभी काम करना बंद कर दिया है। अभी आपके पास 2 इलाज है, या तो आप आपके पिताजी का डायलिसिस शुरू करवाओ या तो ट्रांसप्लांट करवाओ। हमने भी हमारे पिताजी को हमारी किडनी देने का बोला कि हमारी किडनी आपको देते हैं कि जिससे आपको एक अच्छी लाइफ मिल सके। मेरे ब्रदर ने भी बताया, लेकिन मेरे पिताजी ने मना किया कि आप लोगों की उम्र छोटी है, आपके बच्चे छोटे हैं, परिवार की पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, तो मैं डायलिसिस के ऊपर ही रहूँगा। 2004 में मेरे पिताजी का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस शुरू हुआ। मैं मेरे फादर को लेके जब डायलिसिस करवाने के लिए अस्पताल जाता था तो मैं देखता था कि बहुत कम उम्र के लोग भी डायलिसिस करवा रहे थे और बहुत सामान्य परिवार के लोग भी डायलिसिस करवा रहे थे। और डायलिसिस की क्या पीड़ा है वो तो हमने देखी थी, क्योंकि डायलिसिस से व्यक्ति को लाइफ मिलती है, लेकिन वो लाइफ क्वांटिटी लाइफ होती है, क्वालिटी लाइफ नहीं होती है। जो व्यक्ति डायलिसिस पे है उनको बुखार आना, क्रैम्प्स आना, बाहर आने जाने पे रिस्ट्रिक्शंस, वो सब रहता है। और देखता था उस समय, आज जो डायलिसिस चल रहे ऐसे क्वालिटी डायलिसिस भी वो समय नहीं थे। तो व्यक्ति अपनी मृत्यु को हर रोज़ नज़दीक से देखता था और उनके परिवार भी उनकी मृत्यु को हर रोज़ नज़दीक से देखते रहते थे। तो मैं जब भी डायलिसिस करवाने के लिए फादर को लेके जाता था तो मेरे मन में वहाँ पे एक विचार आया कि क्या परिवार से किडनी का दान नहीं कर सकते हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति को लाइफ टाइम डायलिसिस पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा।
उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी, ये थॉट मेरे मन में वो डायलिसिस सेंटर में आता रहता था। लेकिन आगे कैसे काम करना उसकी दिशा नहीं दिख रही थी। 2004 में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑनररी सेक्रेटरी था। उस समय बहुत से लोगों के साथ मुलाकात होती थी, तो ऐसी ही एक मुलाकात उस समय के गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख श्री चिनूभाई शाह के साथ हुई। उनके साथ किडनी के बारे में बहुत सी चर्चाएं हुई। तो चिनूभाई ने मुझे बताया कि नीलेश भाई, आप किडनी के बारे में इतना सब जानते हो, इतना सब करना चाहते हो, तो आप हमारी संस्था में जुड़िए। उनकी संस्था इंडिया रीनल फाउंडेशन जो प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रही थी, मैंने भी, उन्होंने मुझे एडवाइजरी बोर्ड में लिया। 2005 में मैंने प्रिवेंशन पे काम करना शुरू किया कि किडनी ख़राब ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके इलाज क्या है, वो सब पे मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन मेरा थॉट पूरा अलग था। मेरी सोच थी कि लोग प्रिवेंशन के ऊपर काम करते हैं, लेकिन जो ऑर्गन डोनेशंस के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने पहले तो शुरुआत में समाज में अंगदान के प्रति जन जागरूकता फैलाने की शुरुआत की। तो जन जागरूकता कैसे फैलाते हैं? क्योंकि बहुत लोग इसका विरोध करते हैं, बहुत तरह की भ्रांतियां हैं कि भाई जो व्यक्ति, वो कहते हैं ना कि डेथ दो तरह का होता है। एक ब्रेन डेड व्यक्ति होता है जो कुछ समय के लिए जिंदा रहता है, उसका कुछ अंग फंक्शन कर रहा होता है, लेकिन उस समय लोग अंग निकालने का विरोध करते हैं, कहते हैं कि ये बॉडी के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बॉडी ऊपर जाएगा और ये अच्छा नहीं माना जाता। तो आप समाज में आपने जागरूकता कैसे फैलाई? किस सहारे आपने फैलाई? क्या क्या करते रहे आप? पंकज जी, पहले तो मैंने लोगों को ब्रेन डेड और नेचुरल डेथ का कंसेप्ट समझाया। पहले लोगों को ऐसा लगता था कि उसका जो व्यक्ति का हृदय बंद हो गया उसकी डेथ हुई है, लेकिन हमने लोगों को ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझाया कि ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ। उनका शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है, लेकिन आप उसका हृदय इसीलिए धड़कते देख सकते हो कि वेंटिलेटर के माध्यम से उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। जो व्यक्ति ब्रेन डेड है उनकी खुद की सांसें नहीं है और दवाई के माध्यम से उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है। तो ये कंसेप्ट हमने लोगों को समझाना शुरू किया और उनके साथ में जो समाज में अंगदान के प्रति जो डर था कि हम आँखों का दान करेंगे तो हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा, तो हमने लोगों को समझाना शुरू किया कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा पहले चली जाती है और हम उनका जो अग्नि संस्कार करते हैं या दफनाते हैं वो तो सिर्फ एक पार्थिव देह ही है। लोगों के मन में ऐसा डर था कि हम अंगदान करेंगे तो शरीर खराब हो जाएगा, डिशेप हो जाएगा, जो भी हमें धार्मिक क्रिया करनी है उनमें बाधा उत्पन्न होगी। तो हमने लोगों को समझाया कि जैसे जो हमारे शरीर पर कोई सर्जरी होती है उनमें स्टिचेस लेते हैं, उसी तरह अंगदान लेने के बाद उनको स्टिचेस लेके परिवार को मान सम्मान के साथ उनके पार्थिव देह को सुपुर्द किया जाता है। शरीर बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल डिशेप नहीं होता है और आप जो भी धार्मिक क्रिया करना चाहते हैं उसमें भी कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। आपने ये बात बताई, मैं वही चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताइए, जब कोई व्यक्ति ब्रेन डेड होता है, मतलब वो व्यक्ति गुजर रहा है, तो कितने घंटे तक हम उसका किडनी निकाल सकते हैं अगर वो कंसेंट दिया होता है, या हम उसका लंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से अंग का इस्तेमाल कर सकते हैं? हर एक ऑर्गन्स की एक समय मर्यादा होती है। हम किडनी से बात करें तो किडनी डोनेशंस के बाद में 24 घंटा के अंदर उसको ट्रांसप्लांट करना होता है, लेकिन जितने कम समय में हम ट्रांसप्लांट करें उतना सक्सेस भी ज़्यादा होता है। लीवर में 12 घंटे का समय मिलता है, हार्ट में 4 घंटे का समय मिलता है, लंग्स में 6 घंटे का समय मिलता है
और हैंड्स के ट्रांसप्लांट में भी 6 घंटे का समय मिलता है, कि जिसमें जो ब्रेन डेड व्यक्ति के शरीर से जो भी ये ऑर्गन्स निकालते हैं उसमें ये समय में उसको ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ की जो आपने बात की थी, तो लोगों के मन में ऐसा था कि जो शरीर लेके आए हैं वही शरीर लेके जाएंगे तो ही मोक्ष मिलेगा। तो हमने लोगों को बताया कि हमारे समाज में कितनी ऐसी माताएं हैं, बहनों हैं कि जिनको यूट्रस की तकलीफ़ होती है, ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफ़ होती है, उनका यूट्रस निकाल दिया जाता है, एक ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, शरीर खंडित हो ही जाता है। तो क्या ऐसी माता बहनों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमने लोगों को पूछा कि हमारे भाइयों में गोल ब्लैडर की तकलीफ़ होती है, उनका गोल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, एक ऑर्गन्स कम हो गया, शरीर खंडित हो गया, तो क्या ऐसे भाइयों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमने लोगों को बताया, हमने लोगों को पूछा कि हमारे देश में जो भी किडनी के ट्रांसप्लांट होते हैं वो ज़्यादातर लाइव ट्रांसप्लांट होते हैं, यानी कि परिवार में से ही एक किडनी का दान करते हैं। 2 किडनी में से एक किडनी कम हो गई, शरीर खंडित हो गया, तो क्या ऐसे लोगों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? लोग धर्म के बारे में बात करते थे कि अब धर्म ऐसा कहता है कि अंगदान नहीं करना चाहिए। तो हमने लोगों को बताया कि पृथ्वी पर सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था। हमने लोगों को समझाया कि महर्षि दधीचि ऋषि ने जब ये दानवों के साथ युद्ध करने की बारी आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में भी है। हमने लोगों को समझाया कि आपके ब्रेन डेड स्वजन के अंगों की स्वर्ग में ज़रूरत नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर है। अंते तो शरीर राखी हो जाने वाला है, उससे अच्छा तो है ये अवेयरनेस आप कैसे लाते हैं? मतलब किस तरीके से आप लोगों को अप्रोच करते हैं, उनके पास जाते हैं? हम लोग स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, उसमें जाके लोगों को अंगदान का महत्व समझाते हैं। जो एग्जीबिशंस है, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस है, वहाँ जाके एग्जीबिशंस में हमारा स्टॉल रखते हैं, वहाँ पे लोगों को 1-to-1 ऑर्गन डोनेशंस के बारे में समझाते हैं। वोकाथॉन है, वॉक फॉर ऑर्गन डोनेशन, वो कार्यक्रम का आयोजन करके हम लोगों को बताते हैं। क्रीमेटोरियम में, श्मशान भूमि में जाके भी लोगों को समझाते हैं हर एक आदमी को यहीं आना है, जल के राखी हो जाने वाला है, उससे अच्छा है आप अंगदान करो। पतंग उत्सव जो हम लोग सालों से पतंग के माध्यम से लोगों को अंगदान का महत्व समझाते हैं। पतंग के माध्यम से 2 तरह से मैसेज फैलता है। जो पतंग के ऊपर जो अंगदान का मैसेज लिखा गया है, जो व्यक्ति पतंग उड़ाता है वो मैसेज को पढ़ता है, और पतंग कट के दूसरे के पास जाती है वो भी वो मैसेज को पढ़ता है। तो पतंग के माध्यम से होता है। गणेश उत्सव, जो गणपति का जो उत्सव होता है, वहाँ भी अलग अलग मंडपों में एक पोस्टर्स लगाते हैं। तो हर तरीके से 360 डिग्री हम लोग अंगदान, जीवन दान का संदेश समाज में फैलाते हैं। तो ये आप 2005 से कर रहे हैं, अभी तक आपने कितने लोगों की मदद की है? कितने लोगों को आपने डोनेट करने के लिए तैयार किया है? और जो रेसिपिएंट हैं उनकी स्थिति कैसी है? मतलब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। अभी तक हम लोगों ने 1375 ऑर्गन एंड टिश्यू के दान करवाए, और जिनकी वजह से हमारे देश और विदेश के करीबन 1260 से ज़्यादा लोगों को नया जीवन मिला है। जो कैसी परिस्थिति है उनकी मैं बात करूं तो आज 2015 में हमने गुजरात का पहला हृदय का दान हम लोगों ने सूरत से करवाया था, और उनका ट्रांसप्लांट जो व्यक्ति में मुंबई में हुआ था वो व्यक्ति आज की तारीख में नॉर्मल लाइफ जी रहा है। तो ये गुजरात में आपने कराया, सूरत में कराया, और आपने खुद बताया कि जो हार्ट का ट्रांसप्लांट है वो 4 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि गुजरात में कराना और फिर 4 घंटे में वो हार्ट मुंबई पहुँच जाए, ये कैसे संभव होता है? हार्ट का जो ट्रांसप्लांट है वो रेस अगेंस्ट टाइम है। मैंने आपको बताया कि 4 घंटे में करना होता है, और वो समय शुरू होता है जब ही जो ब्रेन डेड पेशेंट है उसको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करते हैं, उसका चेस्ट ओपन करके हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद करते हैं, वहाँ से वो समय शुरू होता है। फिर हार्ट को प्रोक्योर करके
अस्पताल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से चार्टर फ्लाइट या कमर्शियल फ्लाइट के माध्यम से मुंबई या देश के कोई भी कोने में पहुंचाना होता है, और वहां से एयरपोर्ट से वापस रिसिपिएंट अस्पताल पहुंच के वो जो रिसिपिएंट है उसमें हार्ट ट्रांसप्लांट करके उनका हार्ट का ब्लड सप्लाई शुरू करना, वो समय केवल 4 घंटे का होता है। तो एक एक मिनट बहुत ही कीमती होती है, तो उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ता है। तो हमारे सूरत शहर पुलिस ने गुजरात का पहला ग्रीन कॉरिडोर दिसंबर 2015 में बनाया था, और अभी तक 140 से ज़्यादा ग्रीन कॉरिडोर हमारे सूरत शहर पुलिस ने बनाया है। ग्रीन कॉरिडोर क्या है? जब भी हार्ट को लेकर डॉक्टर की टीम एयरपोर्ट जाने के लिए अस्पताल से निकलती है, उस समय पूरा कॉन्वे उसको दिया जाता है। जैसे सीएम साहब का कॉन्वे बनता है तो उसमें वार्निंग कार होती है, पायलटिंग कार होती है, एस्कॉर्ट कार होती है, एम्बुलेंस होती है, डॉक्टर की कार होती है, ऐसे पूरा कॉन्वे बनता है। और रास्ते में जितने भी सिग्नल्स आते हैं उसको ग्रीन किया जाता है, तो कहीं पे भी गाड़ी रुकती नहीं है, और एक झड़प से एक एयरपोर्ट पहुंच के वहाँ से चार्टर फ्लाइट या तो कमर्शियल फ्लाइट के माध्यम से उसको जो शहर है वहाँ पे पहुँचाया जाता है। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये भी बताऊँगा कि एयर में भी ग्रीन कॉरिडोर होता है। जब भी ऐसे वाइटल ऑर्गन्स को लेके बाय एयर जाते हैं, समझ लो कमर्शियल फ्लाइट से भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी लैंडिंग 15-20 मिनट जल्दी होती है। वहाँ पे भी बताया जाता है कि ये फ्लाइट से ये ऑर्गन्स आ रहे हैं। तो ये बड़ी बात आपने बताई, पर साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने अभी तक बताया कि तकरीबन 1300 लोगों को जीवन दान मिला है। तो ये 1300 लोग सिर्फ गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, या देश के अन्य भाग के भी हैं? जरा आप बताएंगे कि कहाँ? पंकज जी, केवल गुजरात और हमारे देश के लोगों को बेनिफिट नहीं मिला है। हमारे सूरत का हृदय और फेफड़े आज यूएई, यूक्रेन, रशिया, सूडान, यमन जैसे देशों के नागरिकों में भी धड़क रहे हैं और श्वास भर रहे हैं। जो सूरत से वो पूरी प्रोसेस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। आज हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन और एलोकेशंस का जो कार्य है NOTO, NOTTO, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आता है, उनके अंदर में ये पूरा प्रोग्राम चलता है। NOTO ने पूरे देश में 5 रोटो बनाया है, यानी रीजन बनाया है, रीजन ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस। उनके बाद में आता है सोटो यानी स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग गुजरात में है, तो हमारे पास कभी भी कोई भी ब्रेन डेड पेशेंट होता है, परिवार हमारे काउंसलिंग के बाद परिवार हाँ कहती है, तो हम सोटो को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे पास ये ब्लड ग्रुप का एक ब्रेन डेड पेशेंट है, परिवार ने कंसेंट दी है, उनके रिपोर्ट्स इतने हैं और इतने ऑर्गन्स का डोनेशंस की कंसेंट दी है। नहीं, पर आप हमें ये बताइए कि पेशेंट ब्रेन डेड है, हाँ, ये आपको पता कैसे चलता है? क्या आपको हॉस्पिटल्स बताता है, या जो फैमिली पहले से एग्रीमेंट में है, एग्रीड हो चुका है कि वो डोनेट करना चाहता है, वो आपको इन्फॉर्म करते हैं? दोनों तरीके से मैसेज मिलते हैं। हमने अस्पताल से या डॉक्टर्स के भी कॉल आते, पेशेंट ब्रेन डेड है। हमने हर एक अस्पताल में आईसीयू के बाहर एक अंगदान जीवन दान का पोस्टर्स लगाया हुआ है, इनमें किसका कांटेक्ट करना चाहिए वो सब डिटेल्स भी डाली हुई, और अंगदान क्यों करना चाहिए। तो जब भी डॉक्टर्स का तो कॉल आता ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिवार के भी कॉल्स हमें आते हैं कि हमारा सदस्य ब्रेन डेड है, डॉक्टर ने ब्रेन डेड घोषित किया है, हम आपसे ब्रेन डेड के बारे में समझना चाहते हैं। तो हम अस्पताल में जाके परिवार को समझाते हैं, पूरा कंसेप्ट समझाते हैं, ऑर्गन डोनेशन का इम्पोर्टेंस समझाते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया समझाते हैं, उनके बाद में ये प्रोसेस होती है। मैं अगर सीधे शब्दों में आपसे कहूँ कि आपको ऑर्गन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि जो जितना मैं जान पाया हूँ, रिसर्च में पढ़ा हूँ कि आपके इस कार्य की वजह से देश के कई शहरों में लोगों की जानें बची हैं। तो कुछ शहर का नाम बता सकते हैं कि इस वजह से यहाँ भारत के शहर की बात करूं तो यहाँ पे लोगों को जीवन दान मिल पाया? मैं आपको बताऊं, हमने जो किडनी और लीवर तो गुजरात में ही ट्रांसप्लांट हुए हैं, लेकिन जिनका नाम पहले गुजरात में सोटो नहीं था,
गुजरात दूसरे राज्यों से अलग है। दूसरे राज्यों में ऑर्गन एलोकेशंस का लॉ बना और उनके बाद में ऑर्गन डोनेशंस की एक्टिविटी की शुरुआत हुई। हम लोग 2005 से ऑर्गन डोनेशंस का कार्य कर रहे हैं और सोटो बना 2019 में। तो वहाँ तक पूरे देश से लोग गुजरात में IKDRC इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर में आते थे और उसका वहाँ पे किडनी और लीवर का ट्रांसप्लांट होता था देश के अलग अलग राज्य के लोगों का। 2019 के बाद में सोटो बना, उनके बाद में जो गुजरात में हार्ट के ट्रांसप्लांट की भी सुविधा नहीं थी, लंग्स के ट्रांसप्लांट की भी सुविधा नहीं थी। गुजरात में 2016 में हार्ट का ट्रांसप्लांट शुरू हुआ। हमने हार्ट का डोनेशन 2015 से करवाया। तो गुजरात में रिसिपिएंट न होने की वजह से वो हार्ट को मुंबई और चेन्नई भेजा गया था। लंग्स के भी जो ट्रांसप्लांट जो थे 2019 में गुजरात में ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं थी, तो हमने लंग्स को भी चेन्नई भी भेजा है, हैदराबाद भी भेजा है, कलकत्ता भी भेजा है। तो आज जो गुजरात का हार्ट और लंग्स है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, इंदौर है, दिल्ली, हर एक जगह पे ट्रांसप्लांट हुआ है। और जो विदेश का भी मैंने बात किया आपको कि सूरत, गुजरात और हमारा देश का हृदय और फेफड़े UAE, यूक्रेन, रशिया, सूडान, यमन जैसे देश के नागरिकों में भी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो वास्तव में जो हमारे माननीय यशस्वी वड़ा प्रधान जो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, वो भावना को अब हमारे देश ने सार्थक किया है। मैं इससे अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ठीक है, आप ये फैसिलिटेट कराते हैं और आप 2005 से बहुत एक्टिव हैं, पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो डोनर है और रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट को ऑर्गन मिलता है, कह सकते हैं कि उसको जीवन दान मिल गया, पर डोनर के हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी ध्यान रखते हैं आप? क्योंकि डोनर जिसने अपना अंग दान किया, मान लीजिए किडनी, 2 किडनी होता है, एक दान किया, एक किडनी पे उसकी लाइफ कैसी है, उसका परिवार कैसे चल रहा है, क्या उसका भी ध्यान रखते हैं? पंकज जी, डोनर तो ब्रेन डेड है, तो वो तो मर ही गया है, तो उसका तो ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि डोनर जो है वो ब्रेन डेड है, तभी ऑर्गन्स के डोनेशंस हो सकते हैं। ब्रेन डेड के जो ऑर्गन्स डोनेशंस है, ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ। तो ऐसे ही व्यक्ति के ऑर्गन्स के डोनेशंस, उनके परिवार की लेकिन हाँ, लेकिन उनके पूरे परिवार की हम लोग चिंता करते हैं। हम लोग कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन कई डोनर ऐसे होते हैं कि बहुत कम उम्र के हैं, छोटे बच्चे हैं, 15,000 20,000 रुपया कमाता था, वो आदमी ब्रेन डेड हुआ, ऑर्गन डोनेशन हुआ, चला गया। उनके छोटे बच्चे हैं, तो उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेवारी हमारी संस्था डोनेट लाइफ करती है। आज कई बच्चे हैं जो नर्सरी में दाखिल थे, वो आज 12th में आ गए। कई बच्चे ऐसे हैं कि जो आज नर्सिंग का अभ्यास कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं कि जो इंजीनियरिंग का भी अभ्यास कर रहे हैं। तो उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेवारी हमारी संस्था डोनेट लाइफ ने ले ली है। और 2006 से अभी तक जितने भी ऑर्गन्स के डोनेशंस किए, ये हमारे परिवार के सदस्य जैसे है। हमने हमारे यहाँ एक डोनर वॉल बनाई है और उनका इनॉग्रेशन हमारे उस समय के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख भाई मंडविया जी ने किया था। और 2006 से जितने भी अंगदान हुए हैं, उसका नाम, डेट और ऊपर एक स्टार बनाया है कि वो व्यक्ति आज स्टार बन के जगमग रहा है। हम जब भी डोनर ऑर्गन डोनेशंस होते हैं, उनके बाद में उनके घर पे उनकी प्रार्थना सभा में जाते हैं, उनको एक प्रशस्ति पत्र देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माई स्टैम्प योजना है, जो मरने वाला व्यक्ति है उनकी फ़ोटो वाली स्टैम्प बना के उनको देते हैं। और जब भी साल में 2 साल में एक बार हम डोनर परिवार का सम्मान का कार्यक्रम रखते हैं, जिसके अंदर देश के राष्ट्रपति जी भी आके उनका सम्मान किया है। हमारे परम पूज्य सर संचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत ने भी आके सम्मान किया है। हमारे गुजरात की उस समय की मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने भी आके सम्मान किया है। डॉक्टर विजय भाई रूपाणी जी ने भी आके सम्मान किया है। तो उस तरह हम डोनर का सम्मान के कार्यक्रम भी हमेशा रखते हैं। आपका लंबा अनुभव है और मैं इसीलिए पूछना चाहूँगा कि सक्सेस रेट क्या है? जैसे एक तो पूरी प्रक्रिया को फैसिलिटेट करना,
फिर ये सरकारी मशीनरी लगती है, वो समय पर रेसिपिएंट तक पहुंचाती है। डोनेशन के बाद भी मैं यही जानना चाहता हूं कि सफलता का परसेंटेज क्या है, प्रतिशत क्या है? मैं मानता हूं कि किडनी की मैं बात करूं तो किडनी में करीबन 90 to 95% का सक्सेस रेट है। उसी हिसाब से लीवर में भी है। मैं 10 साल पहले जो लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ था वो भी आज अच्छी लाइफ जी रहा है। मैंने हार्ट के बारे में भी बात किया। मैं हार्ट के 3-4 लोगों का आपको एग्जांपल दूंगा। 2015 में जिसमें हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ था, आज उसके 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, वो एक अच्छी लाइफ जी रहा है। हमने 2017 में एक 14 माह के बच्चे का दूसरे अंगों के साथ हार्ट का डोनेशन करवाया था। वो हार्ट का ट्रांसप्लांट मुंबई में एक 3.5 साल की बच्ची में हुआ था। वो बच्ची भी आज नॉर्मल लाइफ जी रही है। 2018 अभी में मन की बात में 22 तारीख को प्रधानमंत्री ने एक लड़की का जिक्र किया था। वो 10 साल की लड़की है और उन्होंने बताया कि कैसे उसका जीवन उसकी वजह से चल पड़ा है, नॉर्मल लाइफ हो चुका है। प्रधानमंत्री बार बार अंगदान को लेकर के लोगों में अवेयरनेस लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि अभी भी लोगों में बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है? क्योंकि 5 लाख ये संख्या बहुत बड़ा है। इंडिया में अगर 5 लाख लोग इस वजह से मर जाता हो जिसको जीवन दान नहीं मिल पाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे ऑडियंस के जरिए देश तक बात पहुंचे कि क्यों अंगदान बहुत ज़रूरी है और अंगदान करने से कल्याण होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको पंकज जी ये कहना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी देश के वड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र भाई वो पहले प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने बार बार देशवासियों को अंगदान का महत्व समझाया है। पहले उन्होंने अक्टूबर 2015 में पहली बार देशवासियों को अंगदान के बारे में बातचीत करके अंगदान का महत्व समझाया। अभी तक 4 से 5 बार उन लोगों को देशवासियों को अंगदान का महत्व समझाया। जो आपने जिक्र किया वो केरला की 10 महीना की वो बच्ची थी। 10 महीने की बच्ची थी, वो उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी लोगों को बताया कि अंगदान के बारे में लोगों की लाइफ में क्या बदलाव आता है। वो एक केदारनाथ की यात्रा करके भी आई। एक दूसरी जो महिला है वो अभी ट्रांसप्लांट के बाद में खुद गाड़ी ड्राइव करके अपना परिवार का जीवन निर्वाह करती है। तो ट्रांसप्लांट के बाद में लोगों के जीवन में कैसा बदलाव आता है वो बात माननीय नरेंद्र भाई ने देशवासियों को बताई। मैं देशवासियों को अपील करता हूं कि हमारा काम सरकार को सहयोग करना है। हम हमेशा हमारी कि सरकार को ये करना चाहिए वो बात करते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमारी फ़र्ज क्या है, उसके ऊपर ध्यान हम नहीं करते हैं। जब मुझे आपके साथ बात करते हुए हमारे परम पूज्य सर संचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत जी का एक वाक्य याद आता है कि अंगदान देशभक्ति का कार्य है। आज हम लोग जितने भी लोग हैं, देश की आज़ादी के लिए हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन अंगदान के कार्य से ये देशभक्ति का कार्य है। आज सोचो कितने परिवार को किडनी की बीमारी है, उसको डायलिसिस पे है। आप डायलिसिस के सेंटर पे जाके देखो वो परिवार की पीड़ा क्या है, वो परिवार की पीड़ा के साथ वो व्यक्ति की पीड़ा क्या है। किडनी में तो डायलिसिस भी इलाज है, लीवर में तो ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इलाज ही नहीं है। जिसका हृदय खराब है, हृदय का पंपिंग 5% 10% है, उसको हृदय कौन देगा? जीते जी तो कोई भी व्यक्ति अपना हृदय का दान नहीं कर सकता है, उसको नया जीवन कैसे मिलेगा? हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके फेफड़े खराब हो गए हैं, वो रोज़ 15 से 20 लीटर ऑक्सीजन पे उसको जीना पड़ता है, उसको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? ये तो इंटरनल ऑर्गन्स है। हाँ। लेकिन एक्सटर्नल ऑर्गन्स की मैं बात करता हूँ। हमारे देश के कितने ऐसे जवान हैं जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए लड़ते लड़ते बॉम्ब ब्लास्ट में अपने दोनों हाथ गंवा बैठते हैं। हमारे देश के कितने ऐसे नागरिक हैं कि जिनको रोड अकस्मात या तो इलेक्ट्रिक करंट लग जाने की वजह से उनके दोनों हाथ गंवाने पड़ते हैं। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति के जीवन की आप कल्पना करो, उसको परावलंबी जीवन जीना पड़ता है। यदि हम ऑर्गन्स के डोनेशंस करवाएंगे तो ऐसे तमाम लोगों को नया जीवन मिलेगा। चलिए, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है
और ये इतना बड़ा मैसेज है जिसकी बात प्रधानमंत्री तो करते ही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़मीन पर नीलेश मांडलेवाला जी बखूबी साल 2005 से किए जा रहे हैं। और जो आंकड़े बताते हैं, इनके प्रयास से लगभग 1300 लोगों की जान इस देश में भी बची है और विदेश में भी बची है और उनको जीवन दान मिला है। इसीलिए इस क्षेत्र में पहला पद्मश्री अगर किसी को मिलने जा रहा है जिसकी घोषणा हुई है तो वो नीलेश मांडलेवाला जी हैं। तो नीलेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।